हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि फ्लटर एप्लीकेशन को, फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन या स्पेसिफिकली हम लोग एंड्रॉयड ऐप की बात करेंगे। सो फ्लटर एंड्रॉयड ऐप को कैसे आप कनेक्ट करेंगे एक्सप्रेस जेएस के साथ, यानी कि फ्रंट एंड में आप रखना चाहेंगे फ्लटर और बैक एंड में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एक्सप्रेस जेएस को तो कैसे करना है, यही हम लोग देखने वाले हैं। तो ये फ्लटर कैसे सेटअप करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सब तो आप लोगों को पता होगा बिकॉज इसका हमने सेपरेटली पहले से देखा हुआ है। उस तरीके से एक्सप्रेस भी आपने एक्सप्रेस का कोर्स देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। तो यहाँ पर बेसिक कैसे इंस्टॉल करते हैं, सेटअप, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक जो है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसको क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ कर दें और हम लोग नीचे आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। एक में फ़ोल्डर की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं सी ड्राइव में या फिर आप किसी भी ड्राइव में जाकर कोई भी एक फ़ोल्डर किसी भी नाम से ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कनेक्ट फ्लटर एक्सप्रेस। ये फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया जो कि आपको ऊपर में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग सिंपली इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो ओपन फोल्डर में क्लिक करना है, सी ड्राइव में जाना है और यहाँ पर देखिए कनेक्ट टू फ्लटर एक्सप्रेस, ये वाला फोल्डर सेलेक्ट करना है। ये फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। तो हम लोग दो प्रोजेक्ट यहाँ पर सेपरेटली बनाएंगे, एक तो एक्सप्रेस का रहेगा, दूसरा हमारा फ्लटर का रहेगा। पहले बैकएंड का काम करते हैं, एक्सप्रेस का यूज़ करके अपना API क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको फ्लटर में प्रोजेक्ट क्रिएट करके और उसमें कैसे दोनों को कनेक्ट करना होता है वो बताऊँगा। तो पहले एक्सप्रेस का यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाते हैं। यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसमें लिखते हैं एक्सप्रेस बैकएंड। ये लिखा मैंने, इंटरप्रेस किया तो ये हमारा एक फ़ोल्डर बन गया। अब इसके अंदर में एक फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं app.js नाम से, app.js। अब इसके अंदर चलते हैं तो टर्मिनल ओपन करते हैं यहाँ से और इसके अंदर में जाना पड़ेगा। इसके अंदर में तो हम लोग यहीं CD एक्सप्रेस इसके अंदर हम लोग आए और यहाँ पर npm -while की इंटरप्रेस करेंगे तो हमारा npm के ज़रिए हमारा पैकेज रजिस्ट्रेशन फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, हमें एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बनाना है तो हमें एक्सप्रेस चाहिए। उसके बाद रन करने के लिए नोडमन यूज़ करेंगे और इसमें डेटाबेस भी रहेगा तो मोंगोस की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने देखिए नोडमन रखा है। कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसको कॉपी करना है। पहले तो एक्सप्रेस को कर लेते हैं यहाँ से। तो एक्सप्रेस में 5.x यूज़ करने वाला हूँ, तो वो जो कि आपको अभी यहाँ पर टेबल में नहीं दिखेगा। तो यहाँ से 264 वर्जन्स यहाँ पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ से अल्फ़ा 8 5.0.0 अल्फ़ा 8 इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो ये जब ओपन करते हैं आप तो आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाता है ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर CLS करके इसको पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद इंटरप्रेस कीजिए और यहाँ से हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सप्रेस हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली इसको वापस से पेस्ट करेंगे और यहाँ पर -D फ्लैग के साथ, कैपिटल D लिखना है, D फ्लैग के साथ इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारा डेव डिपेंडेंसी में इंस्टॉल होगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया। अभी हम मोंगोस चाहिए तो मोंगोस के लिए हम लोग इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया और इंटरप्रेस, और ये भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि मोंगोस भी हमारे यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मोंगोस आपको दिखाई देगा। हम लोग स्क्रिप्ट लिख देते हैं इसका डेव, यानी कि npm रन डेव करेंगे तो कौन सा स्क्रिप्ट चलेगा, ये नोडमन ऐप हमारा क्या है app.js, जो ये हमारा मेन फाइल रहेगा, इसको ये रन कर देगा। npm रन डेव करने से ये रन हो जाएगा। तो ये हमारे सारी चीज़ इंस्टॉल हो गई है और यहाँ पर जो कुछ सेटअप करना था वो हमने कर लिया। किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो वापस इसको करेंगे। फिलहाल के लिए इसको क्लोज़ कर देते हैं और इनमें से किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। इन सभी को क्लोज़ कर दिया। अभी हमें यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने, जैसे कि हमें एक डेटाबेस फाइल क्रिएट करना है तो डेटाबेस में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। उसके लिए तो एक फोल्डर क्रिएट करते हैं DB नाम से, जिसमें हम डेटाबेस का फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, कनेक्ट db.js, ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन करने का यहाँ कोड लिखेंगे। तो इसको मैं लिखूँगा थोड़ी देर में, पहले स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक और फोल्डर में चाहिए कंट्रोलर्स के लिए। तो यहाँ पर कंट्रोलर्स, इसके अंदर मैं एक कंट्रोलर फाइल क्रिएट कर देता हूँ, स्टूडेंट कंट्रोलर। नाम आप फाइल का कुछ भी रख सकते हैं। कंट्रोल्स मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ पर एक हमें मॉडल्स की आवश्यकता पड़ेगी तो मॉडल्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं। स्टूडेंट नाम का हमारा मॉडल फाइल रहेगा, student.js। इसके बाद और क्या चाहिए, व्यू हमें बनाना नहीं है, रूट्स हमें चाहिए होता है। यहाँ पर रूट नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, रूट्स, और सभी रूट्स हमारे रहेंगे web.js में। तो इसके अंदर एक web.js नाम का फाइल भी हमने क्रिएट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट कर ली। एक तो कंट्रोलर है, दूसरा डेटाबेस का फाइल है connect.db.js, फिर एक मॉडल है और रूट है और app.js। इन सभी हमें कोड लिखने की आवश्यकता है। पहले कनेक्शन बनाएंगे। तो कनेक्शन बनाने का कोड बेहद ही आसान है। पहले मोंगोस से मोंगोस को इंपोर्ट करना है। उसके बाद connect.db हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, async फंक्शन है ये हमारा।
इस पर डेटाबेस यूआरएल यहाँ जो भी इसको कॉल करेगा उसको पास करना पड़ेगा डेटाबेस का यूआरएल। उसके बाद ट्राई यहाँ पर है, ट्राई कैच का हमने यूज़ किया बिकॉज ये एसिंक है तो ट्राई कैच हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ मैंने एक डीबी ऑप्शन बना जिसमें मैंने डेटाबेस का नाम लिखा हुआ है। ये डेटाबेस अगर होगा तो उसी को यूज़ किया जाएगा, अगर इस नाम का कोई डेटाबेस नहीं है उसको क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया गया है मोंगोस के अंदर। कनेक्ट मेथड होता है एक, जिसमें जो कि पहले पैरामीटर में डेटाबेस यूआरएल लेता है, दूसरे वाले में ऑप्शंस लेता है जिसमें हमें फिलहाल की डीबी नेम दिया हुआ है। उसके बाद अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो कनेक्टेड सक्सेसफुली हमें मैसेज मिल जाएगा, अगर कोई एरर रहा तो एरर मिल जाएगा। और हमने इस फंक्शन को जो हमने अभी क्रिएट किया इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया बिकॉज हम लोगों को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने मेन फाइल में जो कि हमारा app.js है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस, तो ये हमने एक्सप्रेस यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमें कनेक्शन बनाना है डेटाबेस के साथ, तो डेटाबेस का जो फाइल है हमारा जो कि कनेक्ट db.js इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको भी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमें एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें पोर्ट चाहिए और हमें चाहिए डेटाबेस यूआरएल, तो पोर्ट हमने ये बना लिया। पोर्ट हमने इसको दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट 8000, आप 3000 भी दे सकते थे बट 3000 फ्रंट एंड में ज़्यादातर यूज़ होता है तो 8000 ने दिया है बैक एंड के लिए। ये पोर्ट में चला जाएगा। इसका क्या मतलब, उसका मतलब ये होता है कि .env फाइल से अगर पोर्ट आ रहा है तो उसको यूज़ करो, वरना 8000 का यूज़ करो, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा। तो अभी हमारे पास कोई .env फाइल है नहीं तो उससे तो हमारा कोई पोर्ट का वैल्यू आने वाला नहीं है, इसलिए 8000 ही यहाँ पर यूज़ आने वाला है। उस तरीके से डेटाबेस यूआरएल अगर env से आए डेटाबेस यूआरएल तो उसको यूज़ करो, वरना मैंने यहाँ पर जो दिया हुआ स्टैटिक डिफ़ॉल्ट वाला इसी को यूज़ करना है। तो ये mongodb:// लोकल होस्ट और ये पोर्ट है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट इसका। और यही जो डेटाबेस यूआरएल है ये यूआरएल हमें यहाँ पास करना है जो कि कनेक्शन बनाते वक्त यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आइए और उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए डेटाबेस कनेक्शन बनाने का। तो कनेक्ट डीबी ये जो हमारा फंक्शन है जिसको मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करके कॉल कर लिया और साथ में डेटाबेस का यूआरएल भी यहाँ से पास कर दिया। तो कि इससे क्या होगा, इससे जब भी ये चलेगा तो इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस पैरामीटर के साथ इस फंक्शन को कॉल करवाएगा और डेटाबेस यूआरएल में यूआरएल चलाएगा। फिर कनेक्ट मेथड उस यूआरएल के थ्रू डेटाबेस से कनेक्शन बनाकर हमें दे देगा। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो कनेक्टेड सक्सेसफुल लिखा हमें मैसेज मिल जाएगा। और ये किस पोर्ट पे लिसन करेगा वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें लिखेंगे ऐप ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, ये जो हमने ऐप बनाया हुआ है एक्सप्रेस का, इसमें app.listen करके एक फंक्शन मेथड है जिसमें पोर्ट दिया कि कौन से पोर्ट पे लिसन करेगा 8000 पे, और हमें मैसेज दिखाई देगा सर्वर लिसनिंग एट लोकल होस्ट पोर्ट जो भी रहेगा वह। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अगर अभी आप इसको रन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ npm run dev, अगर कोई एरर नहीं रहा, जैसे कि ये क्रैश कर गया, देखते हैं क्या कह रहा है। कैन नॉट यूज़ इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉडल। ओके, हमने इसमें एक गड़बड़ किया है कि ES6 हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, बट ES6 यूज़ करने के लिए हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आइए पैकेज लिस्टन फाइल में यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपली हमें लिखना टाइप और मॉड्यूल, बस ये मेंशन कीजिए, सेव कीजिए। अब हमारा ये कोड ES6 का जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट है ये हमारा काम करना चाहिए। तो वापस से यहाँ पर आते हैं, CLS और npm run dev करते हैं। देखिए हमें कनेक्टेड सक्सेसफुली मैसेज मिल जाता है, यानी कि सर्वर लिसनिंग एट दिस पोर्ट। तो सारी चीज़ें हमारे सही तरीके से काम कर रही है और हमारा डेटाबेस से कनेक्शन बन चुका है। तो पहला काम हमारा हो गया कि डेटाबेस से कनेक्शन हमारा बन गया। अभी दूसरा काम है डेटाबेस में टेबल बनाना। डेटाबेस से कनेक्शन बन गया, अब डेटाबेस में टेबल बनाओ, जिसको हम लोग यहाँ पर कलेक्शन कहते हैं mongodb में। यहाँ पर हम लोग mongodb यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस बन गया, अब उसमें कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन बनाने के बाद उसमें डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर कलेक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर मॉडल डिफाइन करते हैं। तो मॉडल हम के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मॉडल्स नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है जिस पे आप देख सकते हैं student.js से। तो यहाँ पर हमारा मॉडल बनेगा। मॉडल के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, स्कीमा। तो स्कीमा हम लोग बना लेते हैं। स्कीमा बनाने के लिए हम लोग mongoose को पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर डिफाइनिंग स्कीमा। यहाँ पर मैंने नाम रखा हुआ है स्टूडेंट स्कीमा, अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। न्यू mongoose.schema, और दो हमारे ये जो हमारा एक तरह से मान के चलिए कि कलेक्शन है, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वह दो रहेंगी। पहला रहेगा स्टूडेंट नेम, दूसरा ईमेल है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा टेबल है उसका कॉलम में पहला स्टूडेंट नेम होगा, दूसरे में ईमेल होगा, और ये स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा। ये रिक्वायर्ड है, इसके बिना डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं होगा। और ये ट्रिम ट्रू हमने दिया हुआ है, यानी कि स्पेस वगैरह ये नहीं लेगा, ट्रिम करके देगा। इसी तरीके से दूसरा हमारा ईमेल रहेगा, ये भी स्ट्रिंग लेगा, ये भी रिक्वायर्ड है और ये भी ट्रिम है। तो ये हमने अभी स्कीमा बनाया, यानी कि डेटा हमारा किस तरह का रहेगा या फिर कॉलम का क्या नाम रहेगा, यानी कि फील्ड का क्या नाम रहेगा, वह सब हमने डिफाइन किया। अब इसी स्कीमा का यूज़ करके हम लोग अपना मॉडल डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट मॉडल मैंने मॉडल का नाम रखा हुआ है mongoose.model को यहाँ पर कॉल करेंगे। और यहाँ पर ये जो पहला पैरामीटर होता है ये
होता है हमारे कलेक्शन का नाम। तो हमने अगर स्टूडेंट लिखा हुआ तो हमारे डेटाबेस में जाकर स्टूडेंट्स नाम का एक कलेक्शन बनेगा, और ये कलेक्शन किस तरह का रहेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हम लोग स्टूडेंट स्कीमा यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो इस कलेक्शन में ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा जो यहाँ पर डिफाइन किया गया। तो ये हमारा हमें एक मॉडल क्रिएट करके दे देगा। अभी इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पर इस मॉडल को यूज़ नहीं करेंगे, इस मॉडल को हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि इस जब एक बार मॉडल क्रिएट हो जाता है इस पर आपको बहुत सारी फंक्शन मेथड्स मिल जाती हैं डेटा इंसर्ट करने का, डेटा रिट्रीव करने का। तो इस मॉडल को एक्सपोर्ट करते हैं जिससे कि हम लोग इसको यूज़ कर सकें अपने कंट्रोलर में। तो फिलहाल के लिए अगर आप इसको रन करके देखें, जो कि रन हो रहा है, तो इस केस में आपको डेटाबेस में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग MongoDB का कंपास यूज़ करते हैं, इसमें डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, और देखिए स्कूल नाम का आपको एक डेटाबेस दिखना चाहिए था, आपको दिख नहीं रहा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और कोड करते हैं। एक्चुअली इसमें सिर्फ कनेक्शन बनाने का हमने कोड लिखा हुआ है, इस मॉडल को हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया, इस वजह से ये अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। कोई नहीं, आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये मॉडल हमने क्रिएट किया। अब इस मॉडल अभी आप देख लीजिए, इतना देख सकते हैं कि स्कूल नाम का कोई भी डेटाबेस हमारे पास नहीं है, बट अभी हमारे पास स्कूल नाम का एक डेटाबेस आने वाला है और उसके अंदर एक स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन आने वाला है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक स्कूल नाम का डेटाबेस है, उसके अंदर हमारा स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन है, उसके अंदर हमारे पास 2 डेटा हैं। इस पहले डेटा में स्ट्यू नेम में लिखा है सोनम और उसकी ईमेल आईडी sonam@gmail.com। इसी से दूसरा डेटा है, दूसरा डॉक्यूमेंट है स्ट्यू नेम में राहुल और उसका ईमेल rahul@gmail.com। तो वो जो डेटा है वो डेटा मुझे यहाँ पर रिट्रीव करवाना है अपने एक्सप्रेस API में। तो उसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे यहाँ कंट्रोलर में। तो हम लोग को मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले मॉडल को इंपोर्ट कर लीजिए। मॉडल को मैंने इंपोर्ट कर लिया, जो हमने मॉडल बनाया हुआ है इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग एक क्लास बनाएंगे, क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर, ये हमने क्लास बना लिया। अब इसके अंदर हम लोग स्टैटिक एक मेथड बनाएंगे, स्टैटिक मेथड गेट ऑल डॉक, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट को ये हमें गेट करके देगा। इसका हम लोग async बनाएंगे और यहाँ पर req.res। देन होपफुली आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा होगा पहले से। हमने ट्राई कैच का यूज़ किया और यहाँ पर हम लोग सिंपली सभी डेटा को अगर फाइंड करना तो मॉडल में अगर हम लोग डॉट फाइंड लगाते हैं मेथड तो हमें सारा डेटा मिल जाता है। उसके हम लोग होल्ड करने के लिए re const result इक्वल await और यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल डॉट फाइंड, इसमें ये मेथड लगाएंगे। ये क्या करेगा, ये इस मॉडल में जो भी डेटा रहेगा वह रिज़ल्ट में डाल देगा। अब रिज़ल्ट में आने के बाद आप इसको सेंड कर सकते हैं रिस्पॉन्स के तौर पर। मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया। अभी इसको हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई एरर आएगा तो ये हमारा CLG हो जाएगा, अगर नहीं तो हमें डेटा सारा मिल जाएगा। अभी हम लोग को ये कंट्रोलर यूज़ करना पड़ेगा अपने रूट्स में। तो इसके लिए हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये कंट्रोलर, इसको कर दिए सेव। तो चलिए ये हमारा एग्जीक्यूट होगा रूट के थ्रू, तो रूट में बनाना पड़ेगा। तो web.js में आइए यहाँ पर, और सबसे पहले यहाँ पर आपको कंट्रोलर चाहिएगा और एक्सप्रेस चाहिएगा। तो 2 चीज़ें हमें यहाँ पर इंपोर्ट करने का आवश्यकता है, तो हमने 2 चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट कर ली। उसके बाद राउटर ऑब्जेक्ट एक हमें क्रिएट करना है, तो वह भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना रूट डिफाइन करेंगे। तो router डॉट गेट रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ डेटा लेना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्टूडेंट लिखा ये हमारा पाथ बना /student। और ये क्या करेगा, स्टूडेंट कंट्रोलर जो है हमारा, इसके अंदर में एक मेथड है कौन, गेट ऑल डॉग, इसको कॉल करवाएगा। इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। तो ये सिर्फ लिखने से नहीं होगा, हमें इसको लोड भी करवाना पड़ेगा। तो इस राउटर ऑब्जेक्ट को लोड करवाना पड़ेगा अपने मेन फाइल में, यानी कि यहाँ पर लोड करने के लिए पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, देख सकते हैं रूट्स में web.js से इसमें मैंने वेब नाम से इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसको सिंपली क्या करना है, इसको कर देना है आपको लोड। तो ये हमने लोड करने का कोड इसमें लिख दिया। इसका जो पाथ बनेगा /API/student, जिससे ये कंट्रोलर चलेगा। इस कंट्रोलर का ये मेथड कॉल होगा और ये मेथड क्या करेगा, इस मॉडल का, यानी कि जो भी मॉडल हमने बनाया हुआ है, कहाँ गया मॉडल हमारा, ये मॉडल, इस मॉडल पे डॉट फाइंड मेथड लगाएगा और सारा डेटा में रिजल्ट में ला कर दे देगा। फिर रिजल्ट को हम लोग रिस्पॉन्स के तौर पर भेज देंगे, जिससे कि हमें सारा डेटा दिखाई देगा जो भी हमारा रहेगा। तो हमने इसको कर दिया है कॉल। अभी चूँकि हम लोग जेसन में काम कर रहे हैं, तो जेसन का एक मिडलवेयर है जो कि आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इसको भी यूज़ कर लीजिएगा, जेसन app.use express.json, इसको यहाँ पर मेन फाइल में app.js में लगा देना है। ठीक है, सब कुछ अगर बढ़िया रहा तो हमारा जो MongoDB यहाँ पर रीलोड करने पर
एक स्कूल नाम का डेटाबेस दिख रहा है, यहाँ पर एक कलेक्शन दिखेगा स्टूडेंट्स नाम का दिख रहा है, और यहाँ पर हम लोग अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा इंसर्ट करने का कोड मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं सिर्फ रिट्रीव करने का कोड आपको दिखा रहा हूँ। तो डेटा इंसर्ट हम लोग मैनुअली यहीं से कर लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ मुद्दा CRUD देखना नहीं है, हमारा मुद्दा है कि फ्लटर को एक्सप्रेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। सो डेटा हम लोग मैनुअली यहाँ से ऐड करते हैं। यहाँ पर आइए इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ से डेटा इंसर्ट करते हैं। पहला STU नेम, एक बार STU नेम, और इसका नाम रखेंगे सोनम, और यहाँ से ईमेल लिख देंगे sonam@gmail.com। ये हमारा पहला डेटा है, इसको इंसर्ट कर देते हैं। ये इंसर्ट हो गया, होपफुली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं, बस सुन लीजिए। ये एक और डेटा मैं इंसर्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, इसका नाम रखेंगे STU नेम राहुल, और इसका ईमेल रहेगा rahul@gmail.com, और इसको भी इंसर्ट कर दिया। तो 2 डेटा हमारे पास है, STU नेम एक सोनम का, STU नेम एक राहुल का। अभी इसको नीचे करते हैं और रूट हिट करते हैं। रूट हिट करेंगे क्या स्टूडेंट, तो इस कंट्रोलर का ये मेथड चलेगा और हमें डेटा निकाल के देगा रिस्पॉन्स के तौर पर। चलिए देखते हैं कि देता है या नहीं देता है। तो इस पोर्ट में हम लोग हिट करेंगे। अभी इसमें हमें जाना है /API/student इंटरप्रेस किया, देखिए हमें डेटा दिखाई देता है सोनम का, और यहाँ पर दिखाई देता है राहुल का। तो ये API तो हमारा बन गया, एक्सप्रेस का हमारा बैकएंड का काम खत्म हो गया। अभी ये जो डेटा, ये डेटा हमें फ्लटर में दिखाना है। तो फिर हम लोग समझेंगे कि हमारा फ्लटर और एक्सप्रेस या फिर Node.js कनेक्ट हो गया आपस में। तो ये कैसे करना है वह देखिए। हमारा बैकएंड का काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आप चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं सभी को। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी के लिए तो कम से कम। चलिए फ्लटर का एप्लीकेशन बनाते हैं। यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है, कमांड पैलेट, या फिर यहाँ से व्यू में जाके कमांड पैलेट, और यहाँ लिखना है flutter:new प्रोजेक्ट। ये जो है इस पर क्लिक कीजिए। एप्लीकेशन बनाना है तो एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, और मुझे इस कनेक्ट फ्लटर एक्सप्रेस इसी फोल्डर पे बनाना है, तो इसको सिलेक्ट फोल्डर किया। एप्लीकेशन का नाम क्या रखना चाहते हैं, मैं फ्लटर ऐप रखना चाहता हूँ, तो फ्लटर ऐप इसको रीनेम करता हूँ, इंटर प्रेस करते हैं, और ये हमारे लिए एक फ्लटर एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करके कुछ इस तरीके से दे देगा। उसके बाद आप इसमें काम कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्लोज़ कर देते हैं और इसको यहीं पर ओपन करेंगे। एक नया विंडो ओपन करते हैं, इसको क्लोज कर, पीछे लेके क्लोज करके इसको बड़ा करते हैं, और यहाँ से ओपन फोल्डर सी ड्राइव, देन हमारा जो मेन फोल्डर था उस पर सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेस है और ये हमारा फ्लटर है। एक्सप्रेस में जाते हैं, यहाँ से हम लोग इसको ओपन करते हैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और इसको रन करते हैं npm run dev, जिससे कि हमारा जो API है एक्सप्रेस में वो हमारा रन करता रहे। एक और टर्मिनल ओपन करते हैं, या फिर इसी टर्मिनल में हमारा काम हो जाएगा आई बिलीव, क्योंकि जो फ्लटर का होगा वो डीबग कंसोल में हमें दिखाई देगा यहाँ पर सारी चीज़ें। तो कोडिंग पार्ट में आते हैं, फ्लटर का कोडिंग पार्ट, और यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा फ्लटर ऐप है और लिब के अंदर main.dart रहेगा। इसका अगर कमेंट देखेंगे, पहले कमेंट हम लोग यहाँ से डिलीट कर, जो भी कमेंट है सभी कमेंट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जितना भी कमेंट था मैंने सबको डिलीट कर दिया एक साथ। इसको अगर मैं रन करके दिखाऊँ, डिफ़ॉल्ट जो हमारा ऐप मिलता है फ्लटर में हुआ, तो उसके लिए हमें पहले इम्यूलेटर ओपन करना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड इम्यूलेटर मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ये मेरा ओपन हो गया, इसको पावर ऑन करेंगे। ये पावर ऑन हो गया, कोई ऐप होगा तो उसको क्लोज़ कर देते हैं, और इसको रन करने के बाद इसको रन करेंगे, यहाँ से रन जाएंगे, रन विदाउट डिबगिंग, और इसका जो भी डिफ़ॉल्ट ऐप हमें मिलता है वो हमें यहाँ पर रन होकर दिखाई देगा। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिले काउंटर एप्लीकेशन है, बट हमें ये चाहिए, हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ से हम चेंज करते हैं, शुरू से चेंज करेंगे। ये माई ऐप रहेगा एज इट इज़, ये स्टेटलेस ठीक रहेगा। यहाँ से टाइटल चेंज करते हैं, पहले इसको हम चेंज करके करते हैं कनेक्ट फ्लटर विथ एक्सप्रेस, और यहाँ भी ये टाइटल चेंज करके करता हूँ कनेक्ट फ्लटर विथ एक्सप्रेस JS। इसको सेव करें, सेव करने के बाद आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये चेंज होकर दिखाई देगा, कनेक्ट फ्लटर विथ एक्सप्रेस JS। ठीक है, ये हो गया। अभी माय होम में मुझे क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, टाइटल हमारा रहेगा, काउंटर नहीं चाहिए, तो काउंटर नहीं चाहिए तो ये हम लोग को हटाना पड़ेगा। उससे पहले हमें नीचे देखते हैं, मैं नीचे और क्या हटाना है देख लेता हूँ। उसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटर मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज ये काउंटर का ऐप है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का कोड मुझे नहीं चाहिए, तो ये मैं पूरा का पूरा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर सिंपली अगर मैं अभी लिख दूँ टेक्स्ट एक, और यहाँ पर लिख देते हैं हेलो, इसको करते हैं सेव। ऊपर की कुछ और चीज़ें नहीं चाहिए थी, ये सारी चीज़ें, ये इंक्रीमेंट और इंट काउंट वेरिएबल ये भी नहीं चाहिए, इसको सेव करते हैं।
एक कॉमा यहाँ भी चिपका देता हूँ। इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद इसको देखेंगे, देखिए आपको दिखाई देगा यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ। तो ये हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, हमें हमारा जो मेन काम है वही काम ये है कि एक्सप्रेस का जो डेटा है वो हमें फ्लटर में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, पहले यूआई बना लेते हैं। मैं यहाँ पर लिस्ट बिल्डर का यूज़ करने वाला हूँ, लिस्ट व्यू बिल्डर का सारे डेटा को दिखाने के लिए। तो बॉडी में यहाँ पर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर मैंने लिखा। अभी ये पूरा हटा देता हूँ। पहले आइटम काउंट कर देते हैं, आइटम काउंट। अभी इसको मैनुअली लिख देंगे, मान लीजिए कि 3 लिख दिया मैंने, बाद में इसको डायनेमिक भी कर दूंगा मैं। इसके बाद आइटम बिल्डर, और आइटम बिल्डर में यहाँ पर हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट कॉमा आई, जो कि इंडेक्स रखे हुए रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रिटर्न करेंगे हम लोग। कार्ड में अपना डेटा रिटर्न करेंगे, तो मैंने कार्ड लिखा और कार्ड में हो जाएगा चाइल्ड। और चाइल्ड में पहले हम लोग लिस्ट टाइल यूज़ करेंगे, लिस्ट टाइल। और लिस्ट टाइल के अंदर हमारा सबसे पहला रहेगा टाइटल में टेक्स्ट, और टेक्स्ट में सबसे पहले नेम रहेगा। उसके बाद इसमें आप स्टाइल दे सकते हैं, अगर आप देना चाहें तो मैं दे देता हूँ स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल क्या देंगे, टेक्स्ट स्टाइल हम लोग देंगे। फॉन्ट साइज से बढ़ा देते हैं, तो फॉन्ट साइज़ 30 करता हूँ नेम के लिए। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसी तरीके से एक सब टाइटल बनाएंगे। तो ये हमारा लिस्ट टाइल के अंदर ही हमें रहना है, इसके अंदर ही रहिए। और सब टाइटल, और यही जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का कोड है इसी को बस पेस्ट कर देना है। ये बस नेम की जगह पर हमारा हो जाएगा ईमेल। इसको सेव कर दीजिए। अभी देखिए इसमें क्या एरर आ रहा है, कहाँ पर क्या एरर है वो हमें देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो एरर तो मुझे यहाँ पर कोई सा दिख नहीं रहा एक नज़र में, मगर बारीकी से देखने पर हमें दिखना चाहिए कोई ना कोई एरर। एक बार देखिए, कहीं सेमीकोलन का एरर हो सकता है, ऐसा ही कुछ एरर होना चाहिए। देखिए एक्सपेक्टेड टू फाइंड सेमीकोलन, आई थिंक यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया, ये हमारा सेव हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको, देखिए नेम ईमेल ऐसे दिखाई था लिस्ट, बट हमें ये डायनेमिक करना है। जो हमारा एक्सप्रेस जैसे आएगा उसको हमें वो दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग API हिट करने का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं लिब में, और यहाँ पर स्टूडेंट डॉट जेएस इस नाम से, ओके जेएस नहीं, स्टूडेंट डॉट डार्ट का कोड लिखेंगे, तो डार्ट लिखना है। यहाँ पर हम लोग एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट का, तो क्लास स्टूडेंट, और यहाँ पर हिट करने का कोड लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एक पैकेज की, HTTP पैकेज की। HTTP पैकेज में आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको जाना है pub.dev में, और यहाँ पर लिख कर सर्च करेंगे आप, तो डार्ट का आपको एक पैकेज मिलेगा HTTP। इसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलिंग में जाते हैं, देखिए आपको बस ये कॉपी करना है, कॉपी किया, और ये सिंपली आपको लगा देना pub/spec.ml में। देखिए यहाँ पर spec.ml है, यहाँ पर डिपेंडेंसी लिखा हुआ है। यहाँ पर आइए, ये एक पटिनो आइकन्स के नीचे यहाँ पर पेस्ट कीजिए और सेव कीजिए। ये हमारा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा, लेकिन इंस्टॉल हो रहा है, और फिर हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये हम लोग कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पर हमें इसको यूज़ करने की आवश्यकता है। तो इसमें हमें ये जो HTTP है हमारा पैकेज, इसमें एक गेट मेथड है जिसमें हमें URL देना पड़ता है कि किस में आपको हिट करना है, किस API में। तो इसको हम लोग एक वेरिएबल में पहले रख लेते हैं। तो स्ट्रिंग बेस URL, इसका नाम रखा मैंने बेस URL इक्वल, और हमें किस में हिट करना है, हमें हिट करना है इस वाले पे। इसको करते हैं पूरे का कॉपी करके पेस्ट, सेमीकोलन, और यहाँ पर हिट करना शुरू करेंगे। तो हिट करने के लिए हम लोग एक फ्यूचर बनाएंगे यहाँ पर, फ्यूचर, और इसका रिटर्न टाइप रहेगा लिस्ट। तो ये लिस्ट लिख दिया, इसका नाम रखेंगे, ये फंक्शन है हमारा गेट ऑल स्टूडेंट, और ये हमारा async बनेगा। देन हमारा यहाँ पर ट्राई कैच आई थिंक होना चाहिए, ट्राई कैच दे देते हैं। ट्राई कैच के अंदर ही लिखते हैं, कोई एक्सेप्शन आएगा तो हमें देखने को मिल जाएगा। और वैर लिखिए रिस्पॉन्स इक्वल अवेट, तो कंप्लीट क्यों था, HTTP डॉट गेट, और गेट में आपको लिखना पड़ता है URI डॉट पार्स,
URI डॉट पार्स, और यहाँ पर आप अपना बेस URL देंगे, बेस URL जिस पर आपको हिट करना है वह आप यहाँ पर दे दें। हमारा HTTP यहाँ पर इंपोर्ट नहीं, जिसकी वजह से ये हमें एरर दिखाई दे रहा है। तो HTTP को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। HTTP को हम लोग इंपोर्ट करेंगे HTTP पैकेज से, http.dart पैकेज से ये हमने इंपोर्ट कर लिया। मान लीजिए कि इस पर हमने रिक्वेस्ट भेज दिया, हमें डेटा मिल गया रिस्पॉन्स पे, तो इसको हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो रिटर्न कराने से पहले हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो हम लोग इसमें रिस्पॉन्स डॉट हमें स्टेटस कोड मिलता है, अगर 200 स्टेटस कोड मिलता है हम लोग समझेंगे कि सब कुछ बढ़िया है। तो फिर रिटर्न कर देना जेसन डिकोड करके क्या, जो भी रिस्पॉन्स डॉट बॉडी होगा और इसमें हमारा डेटा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिटर्न कर दिया जाएगा। और ये एरर क्यों आ रहा है भाई, द बॉडी माइट ओके, ये हमारा ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एल्स अगर सब कुछ ओके ना रहे तो क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना फ्यूचर एरर, फ्यूचर डॉट एरर, और जो भी एरर रहेगा, या फिर आप यहाँ पर सर्वर एरर होता है तो सर्वर एरर इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर कोई एक्सेप्शन अगर होता है तो उस केस में क्या करना, यहाँ पर रिटर्न फ्यूचर डॉट एरर और यहाँ पर लिख देता हूँ सेमीकोलन। अब ये हमारा कहीं से कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। ये क्लास का ये वाला फंक्शन जो है गेट ऑल स्टूडेंट, ये हमें इस API पे हिट करके सारा डेटा रिटर्न करके देगा जेसन में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। लिस्ट के तौर पर देगा ये। अगर कोई समस्या नहीं होती है तो सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी रिटर्न होकर, बस इस फंक्शन को हमें कॉल करवाना पड़ेगा। और ये फीचर है, ये ध्यान में रखिएगा। और साथ में ये भी ध्यान में रखिए कि जो कि हमने यहाँ पर जेसन डिकोड यूज़ किया तो इसने ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट किया हुआ है .convert को। तो बस अब हमें ये यूज़ करना है अपने मेन फाइल में, बिकॉज यहाँ ये सिर्फ लिखने से तो फ़ायदा नहीं है, हमें ये अपने ऐप में दिखाना है। अपने ऐप में हमारे यहाँ पर दिखना चाहिए। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखिए। इसके लिए हमें पहले अपने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिससे कि हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर सकें। होम पेज के अंदर आइए, यहाँ पर स्टेट के अंदर में, यहाँ पर यहाँ ना अंदर में, और यहाँ पर एक हम लोग क्रिएट करेंगे स्टूडेंट, ये ऑटो इंपोर्ट होगा। ऊपर में हमारा स्टूडेंट इंपोर्ट हो गया होगा, देखिए स्टूडेंट डॉट डार्ट, यानी कि ये वाला फाइल जिससे हम लोग इस फंक्शन को यूज़ कर सकें, इस क्लास को यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट लिखा हुआ था, यहाँ पर एक हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट सर्विस, आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने स्टूडेंट सर्विस लिखा और यहाँ पर ये स्टूडेंट लिख देंगे इस तरीके से। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, अभी इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो देखिए कि कैसे इसका यूज़ करना होता है। तो लिस्ट बिल्डर में यहाँ पर हमें अपना सारा डेटा दिखाना है, तो ऐसे तक हमें बनेगा नहीं, बिकॉज हमारा लिस्ट फ्यूचर फंक्शन है यहाँ पर जो कि लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो हमें फ्यूचर बिल्डर यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा यहाँ नीचे, और यहाँ पर हम लोग एक कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर के कंटेनर बनाया। कंटेनर में हम लोग चाइल्ड लिखेंगे और चाइल्ड में हम लोग फ्यूचर बिल्डर लिखेंगे। फ्यूचर बिल्डर हमारा लिस्ट मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा फ्यूचर क्या हो जाएगा, वही जो हमारा मेथड है क्लास का वो। तो स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट ये लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हमें फ्यूचर लिख दिया, अब हमें बिल्डर लिखने की आवश्यकता है, तो बिल्डर में हम लोग कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर स्नैपशॉट ये लिख दिया। उसके बाद अगर देखिए हमारा ये फ्यूचर बिल्डर ये हमारा कॉल होगा तो हमारा जो डेटा है वह आना शुरू होगा, ठीक है। अभी स्नैपशॉट में हमारा जो रिस्पॉन्स रहेगा वो आएगा, तो हम लोग इसको पहले चेक कर लेते हैं कि डेटा है या नहीं। इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, अगर इसमें डेटा है तो डेटा दिखाने का काम करना है, और डेटा दिखाने का काम हमें लिस्ट व्यू बिल्डर के साथ करना है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न, ये रिटर्न लिखा हुआ नहीं है, रिटर्न क्या करना है, ये जो लिस्ट व्यू बिल्डर है वह, ये पूरा का पूरा जो लिस्ट व्यू बिल्डर है यहाँ से यहाँ तक कट कीजिए और इसको यहाँ पर चिपका दीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें सेमीकोलन दे देना है, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर डेटा रहेगा तो लिस्ट व्यू बिल्डर हमारा रिटर्न होगा, ठीक है। और अगर नहीं रहता है तो उस केस में क्या करना है, एल्स में ये आई थिंक यहाँ पर होगा एल्स, और यहाँ पर रिटर्न कर देना है, रिटर्न कॉन्स्ट सेंटर करके एक टेक्स्ट रिटर्न कर देते हैं, टेक्स्ट कि नो डेटा फाउंड, ओके फाउंड।
तो कोई डेटा नहीं मिलेगा तो कहाँ से दिखेगा, तो ये हमने कर दिया सेव। कोई एरर है, कोई एरर नहीं, लेकिन अभी भी हमारा डेटा नहीं दिखेगा हमें। तो हमें कुछ और चीज़ें भी करने की आवश्यकता है, बट मैं फिर भी बट एटलीस्ट हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि डेटा हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो डेटा जो हमारा आएगा वो स्नैपशॉट में रहेगा इसमें। तो हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट कीजिए, प्रिंट लिखा और स्नैपशॉट। पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं, सेव किया। देखिए हमें यहाँ पर एक एरर मिल रहा है। एरर कह रहा है कि ये एसिंक्रोनस स्नैपशॉट, यहाँ पर कह रहा है सॉकेट एक्सेप्शन, ओएस एरर, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर कह रहा है। आपको वो ये दिखाई दे रहा होगा होपफुली। देखिए इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आपको ये लिख कर दिखाता हूँ कि ये एरर है हमारा। एसिंक स्नैपशॉट, कनेक्शन डन, नल, सॉकेट एक्सेप्शन, ओएस एरर, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, एरर नंबर 111, एड्रेस लोकल होस्ट, पोर्ट इतना। मतलब हमारा कनेक्शन रिफ्यूज़ हो जा रहा है लोकल होस्ट पर, ये कह रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? या तो हमारा API का सर्वर हमने स्टार्ट नहीं किया, या कहीं तो कुछ तो मिस्टेक है हमने जो पाथ दिया है इसको हिट करने के लिए, उससे इसको क्लोज़ कर देते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है, प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा काम नहीं कर रहा सही तरीके से। तो एक बार सर्वर पहले चेक कर लेते हैं कि टर्मिनल में हमारा सर्वर तो चल रहा है। अगर आप यहाँ पर हिट करेंगे तो ये API तो काम कर रहा है सही तरीके से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, चूँकि हमारा ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ये इम्यूलेटर में चल रहा है। जब आप API हिट करते हैं, जब आपका लोकल API रहता है, यानी कि जैसे कि हमारा एक्सप्रेस से लोकल होस्ट में हमारा API चल रहा है और उसको आपको यूज़ करना है अपने एंड्रॉयड इम्यूलेटर में, तो यहाँ पर लोकल होस्ट लिखने के बजाय आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा, आपको हमेशा काम आएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा 10.0.2.2, ये लिखना पड़ेगा। लोकल होस्ट लिखने के बजाय आपको ये लिखना, ये इसका लोकल होस्ट होता है। अब इसको सेव करते हैं और डिबग कंसोल में रहते हैं और देखेंगे कि क्या एरर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर नो डेटा फाउंड अभी भी बता रहा है। हम लोग इसको एक बार रीलोड करते हैं और देखिए कि हमें डेटा यहाँ से मिलने लगा है। तो कनेक्शन डन अभी बता रहा है और वो सारी चीज़ें एरर नहीं आ रही। अभी हमें STU नेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों ही ऑब्जेक्ट का। तो डेटा तो हमारा आ गया, जो कि हमने यहाँ पर इसमें देख लिया स्नैपशॉट में। स्नैपशॉट डॉट डेटा अगर करें, इसको सेव करें, तो यहाँ पर आपको एकदम 100% डेटा दिखाई देगा। रीलोड करता है एक बार फिर से। यहाँ का मुझे फॉन्ट साइज बड़ा करना पड़ेगा। देखिए हमें डेटा दिखाई दे रहा है। तो एक एरे है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट में सोनम का डेटा है, दूसरे ऑब्जेक्ट में राहुल का डेटा। तो डेटा हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ हमें डेटा दिखाई दे रहा है। अब इसी को बस में प्रिंट करना है। तो एक चीज़ हमें यहाँ डायनेमिक करना है, ये जो काउंट दिख रहा हुआ, सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है। तो स्नैपशॉट डॉट डेटा में जो भी लेंथ है उसकी अकॉर्डिंग ये अपने आप लेंथ ले लेगा। अगर 2 डेटा है तो 2 ले लेगा, 3 है तो 3 डेटा है तो 3 ले लेगा, ऐसे करके। और स्नैपशॉट डॉट डेटा में हमारा है, तो इसको कैसे यहाँ पर लिखना होता है वो देखिए। तो स्नैपशॉट डॉट डेटा के अंदर यानी कि आई, ये लूप चलेगा और यहाँ पर हमारा STU नेम, इसमें हमारा डेटा मिल जाना चाहिए। वह नल सेफ का हमें एरर दे रहा है, इसमें एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। इसको करते हैं सेव करने के बाद यहाँ पर हमारा सबका नेम आ जाना चाहिए। देखिए सोनम राहुल का नेम आ गया। इसी तरीके से ईमेल के लिए हम लोग कर देते हैं, इसी को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर बस हमें इसको चेंज करके कर देना है ईमेल। इसको कर दीजिए सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें ईमेल दिखाई देगा। अब अगर हम लोग बैकएंड में, जैसे कि जो मैंने ये रखा हुआ है, अगर यहाँ पर हम लोग कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं एक्सप्रेस में, यहाँ पर आया मैं और यहाँ से STU नेम और यहाँ पर सुमित लिखा ईमेल और sumit@gmail.com लिखा और इंसर्ट के नया डेटा मैंने, तो ये तो हमें API में तो दिखेगा ही, बिकॉज API हमारा पार्ट ऑफ एक्सप्रेस है, ये बैकएंड का पार्ट है। बट ये डेटा अब आपको आपके फ्लडर में भी दिखेगा, यहाँ पर भी दिखेगा। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ। इसको रीलोड कर दें एक बार। ये रीलोड किया, देखिए हमें पर सुमित एक नया डेटा भी दिखने लगा। तो आप अगर बैकएंड में जो भी काम करेंगे, डेटाबेस में जो भी काम करेंगे, वो आपको यहाँ फ्लडर एप्लीकेशन की एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया कि फ्लडर को हमने API का यूज़ करके अपने बैकएंड से कनेक्ट कर लिया, फिर API से कनेक्ट कर लिया। और API हमारा बना है कहाँ है?
नोड एक्सप्रेस का यूज़ करके। तो ये तो अभी सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी है कि हमारा सारा डेटा हमें फैच होकर दिखाई देता है बैकएंड से। जिस तरीके से आप फैच कर सकते हैं डेटा, उसी तरीके से आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन से डेटा भेज भी सकते हैं बैकएंड में, जो कि डेटाबेस में जाकर सेव हो सकता है। तो वो सारे काम भी हो सकते हैं। बट अभी के लिए सिर्फ कैसे कनेक्ट करना था फ्लटर को रिएक्ट जेएस से, वो हमने यहाँ पर देखा। अच्छे से फ्लटर और एक्सप्रेस जेएस आता होगा तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। मैंने बहुत डीपली जाकर कोड नहीं समझा है, बिकॉज मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप फ्लटर और एक्सप्रेस को कनेक्ट करने का वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास फ्लटर की अच्छी जानकारी होगी और एक्सप्रेस की भी अच्छी जानकारी होगी। तो मैं कोड में कि लिस्ट व्यू बिल्डर क्या करता है, आइटम काउंट क्या है, आइटम बिल्डर क्या है, कार्ड क्या करता है, लिस्ट स्टाइल यहाँ पर क्या करता है, ये सब मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया हुआ है। मेरा फोकस सिर्फ था कि कैसे API पे हिट करेंगे, फंक्शन कैसे लिखेंगे डेटा गेट करने का, और कैसे डेटा को शो करवाएंगे अपने एंड्रॉयड ऐप में। इस पे मेरा फोकस था। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।